नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज पथ ज्योति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पढ़ा जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। मैंने आपको सेकुलरिज्म पढ़ाते समय प्रियम्बल में यह स्पष्ट किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म जो है वो सोल के तौर पर था। मूल भावना जो है वो पंथ निरपेक्ष की हमारे संविधान के प्रारंभ से ही थी। यद्यपि 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में यह लिखा है कि इसे सिक्योर किया जाएगा जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और लिबर्टी जो सिक्योर की जाएगी उसमें 5 लिबर्टी की बात की गई थी। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। यानी इस बात की स्वतंत्रता होगी, धर्म की, विश्वास की और पूजा करने की स्वतंत्रता होगी। प्रियम्बल में जो उद्देशिका है उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो 25 से लेकर के 28 में बताया गया है। आर्टिकल 25 जो है ये पर्सन को मिले हुए राइट्स हैं, और ये जो राइट है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये भी। और जब आर्टिकल 25 पढ़ा जाता है तो उसे लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द, यानी आर्टिकल 25 इज अ सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस पार्ट। यानी अनुच्छेद जो 25 से लेकर के 28 तक में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपके 25 से 28 में है, और इसे आप प्रियम्बल में देखे हैं कि इस बात की लिबर्टी सिक्योर की जाएगी, लिबर्टी फेथ की, बिलीफ की एंड वर्शिप की। वर्शिप, मैंने आपसे कहा कि ये जो राइट है वो पर्सन को मिले हुए राइट्स हैं, पर्सन को मिला है, नॉट अ सिटीजन अलोन। ये व्यक्तियों को मिले हुए अधिकार, और ये एब्सोल्यूट नहीं। यानी इसका मतलब कि ये अधिकार जो आपको मिले हैं ये अधीन है। तो जब आर्टिकल 25 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू, यानी ये 25 का जो राइट है ये सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू ये प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है पब्लिक ऑर्डर, ये अधीन होगा। दूसरा किसके अधीन है? मोरालिटी के। तीसरा किसके अधीन होगा? ये सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड फोर्थ है अदर फंडामेंटल राइट, अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर दिस पार्ट, यानी पार्ट 3 के मूल अधिकार अन्य मूल अधिकारों के अधीन होगा। ये जो अधिकार है आपका, ये इन ग्राउंड्स के आधार पर इन पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है। यानी सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस पार्ट। लेकिन वहीं पे यह बताया गया है कि दिस आर्टिकल शैल नॉट प्रिवेंट द स्टेट, यानी ये जो आर्टिकल है स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। शैल नॉट अफेक्ट, ऑल्सो नॉट अफेक्ट नहीं करेगा एग्जिस्टिंग लॉज को, जो कि संविधान के लागू होने से पहले या अभी वर्तमान में प्रवृत्त हैं, उन्हें यह प्रभावित नहीं करेगा।
या स्टेट को ऐसा कोई लॉ बनाने से ये प्रिवेंट नहीं करेगा। इट मीन्स दिस आर्टिकल शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग लॉज एंड ऑल्सो नॉट प्रिवेंट द स्टेट टू मेक अ लॉज। कौन से एग्जिस्टिंग लॉज और लॉज के बारे में बात हो रही है यहां पे? जो कि रेगुलेट करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है द एनी economic, political, financial and secular activities which may associated with the religious practice। यानी ऐसा कोई फाइनेंशियल, कोई इकोनॉमिक, ऐसा कोई पॉलिटिकल या सेक्युलर एक्टिविटीज जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से एसोसिएट है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए, उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यदि ऐसा कोई एग्जिस्टिंग लॉ है या स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाता है तो इट इज परमिटेड अंडर दिस आर्टिकल। यानी स्टेट ऐसा लॉ बना सकता है जो रेगुलेट करे या रिस्ट्रिक्ट करे सेक्युलर एक्टिविटीज को, किसी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज को विच इज एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इन सारे वर्ड्स को मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी सिर्फ वेयर के प्रोविजन की बात कर रहा हूं। तो आर्टिकल 25 is a subject to the public order, health, morality and other fundamental rights of this part, and at the same time article 25 shall not affect the existing laws and also not prevent the state to make a law which restrict and regulate any financial, economic and political or secular activities which is related with the religious practice। यानी उन्हें प्रिवेंट नहीं करेगा, उन्हें ये जो है अफेक्ट नहीं करेगा। और क्लॉज बी जो है वो कहता है कि प्रोवाइडिंग फॉर द सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म्स। यानी ऐसा कोई लॉ बनाया जा सकता है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए है या सोशल रिफॉर्म्स के लिए, और ये आर्टिकल उसे प्रिवेंट नहीं करेगा, प्रोटेक्ट नहीं करेगा। एंड ऑल्सो ये राइट्स आपको आर्टिकल 25 ओपन टू द रेगुलेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ द हिंदू। अगेन दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट द रिलीजियस डॉक्ट्रिन और अ बिलीफ। This article protect the religious doctrine or a belief as well as act done in a pursuance of the religion। ये जो आर्टिकल है ये आपके बिलीफ और फेथ की डॉक्ट्रिन्स को प्रोटेक्ट करता है। नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनी एक्ट विच इज डन इन परस्यूएंस ऑफ द रिचुअल्स, ऑब्जर्वेंस, सेरेमनीज एंड मोड ऑफ वर्शिप। ऐसा कोई ऑब्जर्वेंस, ऐसा कोई सेरेमनीज, ऐसा कोई रिलीजियस एक्ट, ऐसा मोड ऑफ वर्शिप को भी प्रोटेक्ट करता है। यानी आर्टिकल 25 डज नॉट ओनली प्रोटेक्ट द फेथ एंड बिलीफ बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मोड ऑफ वर्शिप्स, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स। इसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया जो कि बेयर के प्रोविजन के बारे में बात किया गया है, और यहीं पे बता दिया गया है कि हिंदू के अंतर्गत कौन कौन आएगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हिंदू के अंतर्गत बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे और सिख आएंगे, जो यहाँ के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। और फिर सिखों के बारे में बताया गया है कि वो कृपाण धारण करके चल सकते हैं। दिस इज होल बेयर रीडिंग्स ऑल अबाउट द आर्टिकल 25। मैंने आपसे कहा कि ये जो राइट मिला हुआ है, ये राइट मिला हुआ है पर्सन्स को, ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। यानी दिस फंडामेंटल राइट कैन ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड सेक्युलर एक्टिविटीज। इन सारे वर्ड्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं। देखिए प्रियम्बल में वर्ड जो है वो फेथ यूज किया गया, धर्म के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो फेथ, वहां पे विचारों की अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की और उपासना की, इस बात की स्वतंत्रता दी गई है। और उसकी जो इंग्लिश वर्जन यूज किया गया है वो धर्म के आधार पर यहां पे फेथ के बारे में बात किया है।
वहां पे ना तो धर्म को धर्म कहा गया है और ना धर्म को रिलीजन कहा गया है। वहां पे धर्म के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो प्रियम्बल में वो फेथ वर्ड यूज किया गया है। और यहां पे हमने जनरली आपको बताया था, जब सेक्युलरिज्म पढ़ा रहा था, तो वहां पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं आप, तो वहां पे सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है, सेक्युलर, और इसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष। इट इज नॉट अ धर्मनिरपेक्ष, यानी सेक्युलरिज्म इज नॉट अ धर्मनिरपेक्ष। It means secular activities and religious activities both are different things. और अगेन धर्म का जो मतलब आप समझते हैं, जो आपके पौराणिक और वैदिक पुस्तकें हैं, उनमें धर्म का क्या अर्थ है, आज मैं इन्हीं सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। फेथ का मतलब भी धर्म है, यहां पे धर्म है, और धर्म का मतलब भी यहां पे धर्म है, और रिलीजन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे भी रिलीजन का मतलब भी जो है वो धर्म है। यानी फेथ इज ऑल्सो डिनोटिंग द धर्म, रिलीजन इज ऑल्सो related with the dharma and dharma is also for the dharma। इन सारे में थोड़े से बेसिक अंतर हैं, आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक दूसरे से पृथक है, एक दूसरे से अलग है। दे आर नॉट अ सिनोनिमस। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक नहीं है। ये मैं लास्ट लेक्चर्स में आपके बताया था, जब आप प्रियम्बल में देखेंगे पुराने वाले लेक्चर्स में, तो वहां पे मैंने अंतर बताया था कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर है। यदि आपको इस बात को जानकारी को प्राप्त करना है तो आप पुरानी लेक्चर में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष वाले पार्ट में प्रियम्बल में जाकर के सेक्युलरिज्म की वीडियो में आप इस बात को क्लियर कर सकते हैं। नाउ धर्म क्या है? दिस वन इज, और दिस वन इज, एंड दिस वन इज। इन्हीं के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। यहां पे जो राइट्स आपको मिला है वो मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में मिला हुआ है, आपके धर्म के स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, और प्रियम्बल में इसे फेथ के तौर पर यूज किया गया है। और ये धर्म, ये जो धर्म है, ये बात क्लियर की गई है कि धर्म कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यदि इसे कोई भी व्यक्ति उन लक्षणों को धारित करता है, धर्म ध्री धातु से आया हुआ है, टू रिटेन एंड होल्ड द और इनकलकेट द क्वालिटीज इन द पर्सनैलिटी, और इस तरीके से वो धार्मिक होगा। फॉरगिवनेस, पेशेंस, बेनोवलेंस, ये क्वालिटीज हैं आपकी, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, ये जो लक्षण है, 10 लक्षण है, और इन 10 लक्षणों को धारित करने वाला जो व्यक्ति है वो धार्मिक है। धर्म के 10 लक्षण हैं जो कि आपके यहां बताए गए। तो यानी इन व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति, इन लक्षणों को यदि कोई व्यक्ति धारित करता है तो वो धार्मिक है। यानी आप में एंड्योरेंस है, आप में पेशेंस है, आप में धैर्य है, क्षमा है, परोपकार है, आप में इंटेलेक्ट है, ज्ञान है, तो आप धार्मिक हैं। यदि उन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को आपकी पर्सनालिटी में जो आपने इंकलकेट किया है, यदि वो है तो आप धार्मिक हैं। अकॉर्डिंग टू आवर पैथोलॉजी, ये हमारे जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है उनमें ये बात बताई गई है इनक्वालिटी को। देन आज हम आपसे जो पढ़ेंगे ये नहीं, दिस वन, द रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ। ये धर्म जो है वो आस्था का विषय है। इट इज अ मैटर ऑफ फेथ।
ये आस्था का विषय है। With the individuals and community, it is not necessarily the theist. ये आपकी आस्था का विषय है या किसी कम्युनिटी की आस्था का विषय है जो धर्म है, और ये जरूरी नहीं है कि वो आस्तिक ही हो। यानी कोई व्यक्ति धार्मिक है, यदि इन लक्षणों को रखा है तो उसे कहा जा सकता है कि वो धार्मिक है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को आस्था है, इट इज अ मैटर ऑफ द फेथ एंड बिलीफ, तो वो रिलीजियस है, जिसमें आपकी आस्था है, जिसके प्रति आपकी आस्था है। और ये जरूरी नहीं कि आप आस्तिक हो, इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज अ मैटर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कई बार रिटेरिएट किया गया है, कई बार स्पष्ट किया गया है कि धर्म जो है इट इज अ प्योरली एज अ मैटर ऑफ फेथ एंड बिलीफ। तो हमको जो फ्रीडम्स मिला हुआ है फॉर द मैटर रिलेटिंग टू द फेथ एंड बिलीफ, जो कि हमारे प्रियम्बल का ऑब्जेक्ट है। जब आर्टिकल 25 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस। फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस, देखिए, यानी यहां पे जो फ्रीडम्स हैं आपके, इसके दो फैसेट्स हैं। द फर्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस, इनर कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इस बात की स्वतंत्रता होगी आपको, इनर कंसाइंस। और दूसरा जो फैसेट्स है, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। यानी यहां पे ये जो आपके फ्रीडम्स हैं, इनके दो फैसेट्स आपके आर्टिकल 25 में बताया गया, और यहां पे ये स्पष्ट किया गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस होगी। यानी आपकी जो फेथ और बिलीफ है, जिसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हो, इट इज अप टू यू। इस बात की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। प्योरली आप अपने आप को उस सुपर नेचुरल पावर से, उस ऑलमाइटी से, उस कॉस्मोस से, आप अपने कॉस्मोस ब्रह्मांड से अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हो, इस बात की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 ये आपको प्रोटेक्शन देता है। यानी इट इज एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम ऑफ द सिटीजन टू मोल्ड हिज ओन रिलेशन विद द गॉड इन व्हाट एवर मैनर ही लाइक्स। अपने आप को गॉड के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है वह व्यक्ति, ये ऑलमाइटी से, गॉड से, ये सुपर नेचुरल पावर से, इस कॉस्मोस से, व्हाट एवर मैनर, किस तरीके से अपने आप को ये कनेक्ट करता है, किस तरीके से ये आस्था और विश्वास को रखता है आप उस सुपर नेचुरल पावर से, इस बात की आपको फ्रीडम होगी। इट इज एब्सोल्यूट इनर फ्रीडम, ये एब्सोल्यूट है, जिसके साथ आप अपने आप को जोड़ना चाहते हो इन व्हाट एवर मैनर, जिसको आप और जिसके प्रति आप आस्था रखते हो, इस बात की स्वतंत्रता। दैट इज योर इनर कंसाइंस। इनर कंसाइंस इज द कनेक्शन ऑफ द पर्सन्स टू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी और गॉड और सुपरनेचुरल पावर ऑफ कॉस्मोस। इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी आपको। किसी के साथ जुड़ सकते हैं आप, किसी के प्रति आप आस्था रख सकते हो, किसी के प्रति आप विश्वास रख सकते हैं, और इस बात की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। दैट इज योर फंडामेंटल राइट। Any state cannot intervene in this matter, this affair. And again, यदि आप अपने आप को जोड़ लिया ऑलमाइटी के साथ, गॉड के साथ, सुपर नेचुरल पावर के साथ, कॉस्मोस के साथ, तो आप इसे प्रोफेस भी कर सकते हो।
इस बात को डिक्लेयर कर सकते हो, यानी डिक्लेरेशन का राइट इज अ फंडामेंटल राइट। आप अपने उस कनेक्शंस को, उस जुड़ाव को, उस आस्था को आप प्रोफेस कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। एंड दिस इज अ इनर एंड दिस इज अ आउटवर्ड एक्सप्रेशन। ये आंतरिक है, सब्जेक्टिव है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव। दिस इज अ एक्सट्रोवर्ट, दिस इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस ऑफ योर इनर कंसाइंस। अंतःकरण आपके अंदर की बात है, और जब आप उसी बात को डिक्लेयर करते हो, यानी इसका मतलब इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर इनर कंसाइंस, दैट इज नोन एज द प्रोफेस। ये आपका प्रोफेस है। और जिसके प्रति आपने आस्था रखी, जिसके प्रति आपने अपने आप को कनेक्ट किया, उस बात को आपने प्रोफेस किया, देन यू कैन डू द प्रैक्टिस एज पर और अकॉर्डिंग टू योर फेथ एंड बिलीफ, और उसके अनुसार आप जो है आचरण भी कर सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता है। इसका मतलब प्रैक्टिसेस में यू कैन परफॉर्म द सेरेमनीज, यू कैन ऑब्जर्व द रिचुअल्स, यू कैन फॉलो द मोड ऑफ वर्शिप, यानी उस आस्था के प्रति आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, वर्शिप को कर सकते हैं, आप उसके लिए ऑब्जर्वेंस रख सकते हो। इस बात की स्वतंत्रता है। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन। और अगेन, नॉट ओनली दिस, बट ऑल्सो यू कैन प्रोपगेट द आइडियाज एंड थॉट्स एंड फिलोसफी। ऐसे आस्था, ऐसे विश्वास के प्रति जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपका फेथ है, जो आपकी फिलोसफी है, उस बात को आप प्रोपगेट कर सकते हो। इस बात को आप प्रसारित कर सकते हो, प्रचारित कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 25 के लिए जो मैंने आपको सामान्य तौर पे बताया कि ये कोई व्यक्ति है और ये अपने ऑलमाइटी से, इस ब्रह्मांड से जुड़ता है। दिस इज द इनर कंसाइंस। ये आपकी इनर कंसाइंस है। और जिस बात को आपने इनर कंसाइंस कर लिया है, उसी बात का जो डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन ही आपका प्रोफेस है। इसी बात को प्रोफेस करना कहा जाता है। और जिस बात को आपने प्रोफेस किया है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और प्रैक्टिस में उसके रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, सेरेमनीज को कर सकते हैं, वर्शिप को कर सकते हैं। दीज आर द प्रैक्टिसेस। और प्रैक्टिस के बाद इस आइडियोलॉजी को, इस फिलॉसफी को आप प्रोपेगेट कर सकते हो, प्रसारित भी कर सकते हो। यहां पे दिस वन इज अ inner, and this is or these are the manifestations or external manifestations of your inner conscience। इस बात की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये जो अधिकार आपको, फ्रीडम्स जो दिए गए हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आर्टिकल 25 जो है वो आपको बातें समझ में आई होंगी। बेयर के प्रोविजन सामान्य तौर पे ये क्लियर करता है। दिस इज ऑल अबाउट द बेयर प्रोविजन। आर्टिकल 25 के जो बेयर प्रोविजन है वो यही कहते हैं कि रिलीजन है, रिलीजन के बाद इस बात का फ्रीडम होगा आपके इनर कंसाइंस का, प्रोपेगेट कर सकते हैं आप। मैंने आपसे कहा था कि ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसी एग्जिस्टिंग लॉज को या स्टेट को ऐसा लॉ बनाने से नहीं रोकता है जो कि इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड जो राइट है उन्हें रेस्ट्रिक्ट करे या रेगुलेट करे। इसका अभिप्राय यह है
कैसे कोई लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं, जो प्रवर्तन में है, यदि वो इस राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी एंड द सेक्युलर एक्टिविटीज, तो उसे अफेक्ट नहीं करेगा। यहां पे आज की सेक्शन 295A ये ऑफ द इंडियन पैनल कोड है। 295A ऑफ द इंडियन पैनल कोड जो कि कहता है कि किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को, प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा के स्थल को यदि डिफाइल किया जाता है या इंजर किया जाता है, डिफाइल और इंजर यानी दूषित किया जा रहा है या उसे क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, इंजर किया जाता है, तो यह बात जो है आर्टिकल 25 को हिट नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो एग्जिस्टिंग लॉज है, दिस वन इज 295A, 295 ओनली, जस्ट करेक्ट योरसेल्फ। 295 जो डिफाइन कर रहा है या इंज्योर कर रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप को, इसके आधार पर ये उसे पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट। इसका अभिप्राय यह है कि एग्जिस्टिंग लॉज जो है ये इस आर्टिकल को अफेक्ट नहीं करेगा और ये आर्टिकल जो है इस लॉज को अफेक्ट नहीं करेगा। 295A right to freely profess, practice and propagate religion does not extend to create the hatred among the person practicing the different religion। इसका मतलब यदि आपको फ्रीडम ऑफ इनर कंसाइंस है एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन का राइट है, इट डजंट मीन और इट कैन नॉट एक्सटेंड टू जस्ट क्रिएट द हैट्रेड फॉर अदर पर्सन्स हु बिलोंग्स टू अदर रिलीजन। ये राइट आपको नहीं मिला हुआ। इसका मतलब इसके आधार पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं जो कि किसी रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करे। और यहां पे यदि किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पर आपने ऐसा कोई कार्य किया है जो दूसरे वर्ग के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो 295 जो है इस बात को पनिशेबल बनाता है। और 295A जो है इंडियन पैनल कोड का, और ये कहता है कि आपको या आपके द्वारा यदि ऐसी कोई बात बोली गई है जो कि अदर रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, तो यह बात पनिशेबल होगी। इसका मतलब आपको प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट करने के अधिकार में यह अधिकार नहीं है कि आप ऐसी कोई बात बोलें जो किसी रिलीजन या क्लास ऑफ पर्सन्स बिलोंग्स टू द सर्टेन रिलीजन्स की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है या इंसल्ट करता है। और यह काम यदि आपने इंटेंशनली किया हुआ है तो यह बात पनिशेबल होगी इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत। ये बात तो ये 295A की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा कोई बात जो आपके द्वारा की गई है और किसी दूसरे व्यक्ति के रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है तो वो पनिशेबल होगा। तो दलील इस बात की दी गई कि चूंकि आपका आर्टिकल 25 जो कि मौलिक अधिकार है, वो आपको यह अधिकार देता है कि आप प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें और प्रोपगेट करें। तो यह चैलेंज किया गया कि भाई आर्टिकल 295A जो है इस बात को रिस्ट्रिक्ट करता है, पनिशेबल बनाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया कि आपके आर्टिकल 25 में जो राइट्स दिए गए हैं, इन राइट्स का प्रयोग करके आप किसी दूसरे रिलीजन्स की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते। ये राइट वहां तक एक्सटेंड नहीं है। यानी दिस राइट अंडर द आर्टिकल 25 इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड
बाय द एग्जिस्टिंग लॉज आर स्टेट कैन मेड लॉ, स्टेट जो है वो राज्य बना सकता, ऐसा लॉ बना सकता है स्टेट। तो ये प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये जो प्रोविजंस हैं आर स्टिल इन आवर स्टैट्यूट बुक, क्योंकि ये आर्टिकल 25 के अगेंस्ट नहीं। और मैंने आपको बताया कि यहां पे प्रोफेस करने का जो राइट है, प्रैक्टिस करने का जो राइट है, और प्रोपोगेट करने का राइट है। अंडर द प्रोपोगेशन, द राइट ऑफ द प्रोपोगेट, आप किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए अधिकृत नहीं। दिस इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। यू कैन प्रोपोगेट your philosophy, your ideology regarding your own religion, but you cannot convert, आप जो है उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में, यह अधिकार आपके पास नहीं। यानी दिस फंडामेंटल राइट कैन नॉट एक्सटेंड अप टू द कन्वर्जन ऑफ अदर रिलीजियस पर्संस टू योर ओन रिलीजन। इसका मतलब कि क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला यदि कोई व्यक्ति है और अपने धर्मों को, अपने धर्म को, अपने रिलीजन्स को यदि वो प्रोपेगेट कर रहा है, तो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति यानी हिंदू के, इस्लाम के लोगों को अपने रिलीजन में कन्वर्जन करने के लिए यदि कोई फोर्स या कोई इंड्यूसमेंट या कोई प्रॉमिस या अदर एक्टिविटीज फॉलो कर रहा है, तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड नहीं होगा, एंड इट इज नॉट एक्सटेंडेड अप टू द कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेप स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी में यह बताया गया कि जो राइट आपको प्रोपेगेट करने का है, इस राइट में कन्वर्जन का राइट नहीं, यानी किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म में कन्वर्ट करने का राइट आपके पास नहीं है। ये प्रोपेगेशन, ये प्रोपेगेट करने का राइट नहीं है आपके पास। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर हुआ। 295 को चैलेंज किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि ये हमारे प्रोपेगेशन के राइट को, प्रोपेगेट करने के राइट को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है आर्टिकल सेक्शन 295 एंड 295A। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये जो प्रोविजन है 295A का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, लेकिन आप इस तरीके की कोई बात नहीं बोलेंगे और कोई बात नहीं करेंगे जिससे व्यक्ति के, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनके रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हो। और इस तरीके के बहुत सारे प्रोविजन हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं या सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड स्टेट ऐसा कोई लॉ बना सकता है, और ये कौन सा लॉ बना सकता है? तो मैंने आपसे बताया था कि जो धर्म के आधार पर ऐसी कोई प्रथाएं जो चल रही हैं, उन्हें सप्रेस किया जा सकता है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। और इसके लिए साउथ में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहां पे देवदासी की प्रथा चलती थी, विच इज अगेंस्ट द मोरालिटी, ये नैतिकता के खिलाफ था। और आर्टिकल 25 के अंतर्गत धर्म के आधार पर ऐसी प्रथाएं नहीं चलाई जा सकती, और स्टेट ने लॉ बना करके ऐसी प्रथाओं को समाप्त किया। सती प्रथा, यानी सोशल रिफॉर्म के लिए ऐसा लॉ स्टेट बना सकता है जो धर्म के आधार पर चल रही हैं। यानी आपके रिलीजन में इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिन्हें सोशल रिफॉर्म के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए आवश्यक है, इसके लिए लॉ बना करके उन्हें समाप्त किया जा सकता है। और आपको पता है कि रेगुलेशन 17 के द्वारा 1929 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। यानी संविधान के लागू होने से पहले ही इस प्रथा को, बिकॉज ऑफ
इलीगल, ये जो बातें थी वो इलीगल थी। सोशल रिफॉर्म्स के लिए, यानी धर्म के नाम पर यदि कोई बलि को चढ़ाता है, यानी इस तरीके की बलि दिया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो ऐसी जो बलि या वध प्रथा थी, उस प्रथा को समाप्त किया गया बिकॉज ऑफ द सोशल वेलफेयर। यानी धर्म के नाम पर जो ये कवायदें होती थी उनको समाप्त किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी इसके बारे में नर बलि प्रथा चलती थी, आपने देखा है, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा समाप्त किया गया, शिशु जो बलि चढ़ाई जाती थी। स्लैवरी सिस्टम को समाप्त किया गया 1943 में। तो वहीं पे नर बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, देवदासी प्रथा थी, जो धर्म के आधार पर जो मॉल प्रैक्टिसेस थी, कुप्रथा थी, उन्हें समाप्त किया गया। और स्टेट आज भी ऐसी किसी प्रथा को जो धर्म के आधार पर चल रही हैं, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए, उन्हें रेगुलेट कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और रिस्ट्रिक्शन इंक्लूड्स द प्रोविजन, रेस्ट्रिक्शन जो है वो प्रोविजन को भी इंक्लूड करता है। इसका मतलब वो उसे प्रोहिबिट कर सकता है, उसे रोक सकता है। यानी आर्टिकल 25 सामान्यतः जो आपको राइट देता है 25 से लेकर के 28 तक में जो बातें की गई हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, अब यहां पे कुछ केस लॉज के माध्यम से इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे हम आपसे। मैंने आपसे बताया था कि प्रीएम्बल में हमने वर्ड जो है वो सेकुलरिज्म वर्ड यूज किया है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि एस आर बोम्मई की केस में, एस आर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया, आपके संविधान का मूलभूत ढांचा है। और इसी केस में यह बताया गया सेकुलरिज्म इज नॉट एंटी गॉड, नॉट प्रो रिलीजन, नॉट एंटी रिलीजन, नॉट प्रो रिलीजन। यानी सेकुलरिज्म का मतलब, पंथ निरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि वो गॉड के अगेंस्ट है या वो धर्म के प्रति निष्ठा रखता है। यानी पॉजिटिव सेकुलरिज्म, और इसमें बताया गया कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म, हमने सकारात्मक पंथ निरपेक्षता को शामिल किया है, विच सेपरेट द स्पिरिचुअलिज्म विद द इंडिविजुअल फेथ्स। यानी पॉजिटिव सेकुलरिज्म जो है वो उसके आध्यात्मिक पक्ष से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास को अलग करता है। अगेन वन टाइम, पॉजिटिव सेकुलरिज्म ये सेपरेट करता है किसी इंडिविजुअल को उसके इंडिविजुअलिस्टिक फेथ और उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, उसके आध्यात्मिक पक्ष से किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिनिष्ठ विश्वास से अलग करने का कार्य करता है। एंड इट इज नाइदर एंटी गॉड नॉर प्रो रिलीजियस। ये आपका गॉड के अगेंस्ट नहीं है। और ये स्टेटमेंट लेकर के हम आगे चलेंगे। संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगेन रिटेलिएट किया और वहां पे सीबीएसई बोर्ड में संस्कृत की लैंग्वेज में या संस्कृत को जो है इंट्रोड्यूस किया गया एज अ सब्जेक्ट, लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। इट वॉज चैलेंज्ड इन अ सुप्रीम कोर्ट और यह बताया गया कि यह सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट। मैंने बताया था आपको बहुत पहले ही लेक्चर में कि मैं इन सारे वर्ड्स को परिभाषित करने का प्रयास करूंगा जो लेक्चर के पहले मैं आपसे बात कर रहा था। तो इट इज जस्ट अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म। संतोष कुमार की केस में दलील दी गई कि ये सीबीएसई बोर्ड में जो संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ सब्जेक्ट, इट इज अगेंस्ट द सेक्युलरिज्म। इसे हटाने के लिए सीबीएसई बोर्ड को मैडमस इशू किया जाए।
but Honorable Supreme Court denied and rejects the plea. और वहां पे ये बताया गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज इज द मदर ऑफ ऑल आर्यन लैंग्वेज, यानी संस्कृत भाषा जो है सभी आर्यन भाषाओं की मदर है। एंड इट जस्ट स्ट्रेंथन योर हेरिटेज एंड कल्चर, ये हमारी संस्कृति और ये हमारे संस्कृति और उनकी विरासत को मजबूत करता है। यानी अनलेस और अंटिल यू नो द लैंग्वेज you cannot understand in a better manner the pure philosophy. यानी आपका जो दर्शन है, जो पूरा वेद है, वेदांग है, जो उपनिषद है, जो पुराण है, all were written in a Sanskrit language. So you cannot understand the real philosophy, उसका मूल दर्शन आप नहीं समझ पाओगे जब तक इस भाषा को आप पढ़ोगे नहीं। और इसलिए ये भाषा जो है अपने देश के दर्शन, अपने देश की विरासत, अपने देश की संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है। इट इज नॉट अगेंस्ट द सेकुलरिज्म, ये बात बताया गया हमारे यहां। और फिर मैंने आपसे कहा था धर्म का जो प्रयोग किया गया है यहां पर अरोड़ा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, धर्म DHARMA की जो बात कर रहा हूं मैं, समाज के स्थायित्व के बारे में, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, सर्वसाधारण के कल्याण और मानव की प्रगति के पथ को बढ़ाने के लिए धर्म सर्वोच्च है। एंड अगेन आई जस्ट कोट, धर्म स्टेबिलिटी को ले आता है इन सोसाइटी, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन आवर सोसाइटी। सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है, यानी धर्म जो है स्टेबिलिटी को ले आता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है और पब्लिक एट लॉर्ज के वेलफेयर और मानव की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। धर्म सर्वोच्च है, यानी लॉ आने से पहले धर्म ही था। जो काम आज लॉ कर रहा है, एंशिएंट एरा में यही काम जो है वो धर्म करता था। तो इट जस्ट ब्रिंग द सोशल स्टेबिलिटी, इट जस्ट ब्रिंग्स द सोशल प्रोग्रेस, इट जस्ट क्रिएट द सोशल ऑर्डर एंड इट इज जस्ट प्ले अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्रेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमैनिटी। एंड दैट्स व्हाई द धर्मा इज अ सुप्रीम, और धर्म जो है वही सुप्रीम है। एंड टुडे व्हाट इज अ सुप्रीम? दैट इज द रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ इज अ सुप्रीम, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड इज अ सुप्रीम, और उसी तरीके से धर्म जो है वो भी सुप्रीम था। दिस वन इज अ धर्मा। और आज की डेट में मॉडर्न टाइम में देखें, दिस इज अ रूल ऑफ लॉ विच इज अ सुप्रीम, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम, एंड इन एंशिएंट टाइम द धर्मा was a supreme. So when you equated this statement in a modern time, the dharma is equal to the rule of law. ये जो धर्म है वो आपका रूल ऑफ लॉ है। एंड आधुनिक अर्थ में धर्म की सर्वोच्चता ही विधि का शासन कहा जाएगा। एंड इन दिस वे rule of law is the basic structure, and that's why the dharma is also the basic structure. It was stated in a Arora Rai versus Union of India, और महाभारत के कर्ण पर्व से यह बात ली गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया। तो मैंने आपको सेक्युलरिज्म के बारे में बताया, मैंने आपको धर्म के बारे में बताया, जो धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, जो महाभारत के कर्ण पर्व में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अरोड़ा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं कि धर्म ही जो है वो रूल ऑफ लॉ है मॉडर्न टाइम में, एंड इट इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर।
तो सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर. धर्म विच इज इक्वल्स टू द रूल ऑफ लॉ, विच इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर. और थोड़ा सा बातें गंभीर हैं, थोड़े से बातें कठिन हो सकती हैं, जटिल हो सकती हैं. शायद इस तरीके से पॉलिटी आप नहीं पढ़ने की आदत होगी आपकी, जनरली वेरे प्रोविजंस के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम. यदि इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं आप, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बातें यदि क्लियर नहीं हो गई हैं तो अतिरिक्त किसी वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे. यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. आगे चलते हैं, आगे लेकर के. अब क्वेश्चन है कि रिलीजन के बारे में मैंने आपसे बताया, धर्म बता दिया. दूसरा मैंने आपको सेकुलरिज्म को बता दिया. सेकुलरिज्म के और बेहतरी के लिए आप पिछली वीडियोस में जाकर के आप देख लें. एंड देन कम टू द पॉइंट ऑफ रिलीजन. रिलीजन इज द बिलीफ which bind the spiritual nature of man to the supernatural beings. Religion ये व्यक्ति को बाइंड करता है spiritual nature of man to the supernatural beings. spiritual nature of और supernatural, इनके बीच में से बाइंड करने का काम जो है वो रिलीजन करता है. अगेन यहां पे मैंने आपको जो प्रोविजंस बताया, उन प्रोविजंस को आप एक बार बेयर एक्ट्स में जाकर के देखिएगा. यदि आपको वहां कोई प्रोविजंस में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल अगेन जस्टिफाइड एंड क्लैरिफाइड, उसे क्लैरिफाई करेंगे हम आगे. अब जरा देखें, तो मैंने आपसे कहा कि आपके यहां वर्ड जो है वो रिलीजन है, और इस बात का फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आपको क्या मिला हुआ है, फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है. ये किसको मिला हुआ है, पर्सन को मिला हुआ है. और ये जो राइट आपको मिला हुआ है ये किसके अधीन है, ये अधीन है आपके पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ के, मॉरलिटी के एंड अदर पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. other part of the fundamental right, other fundamental right of this part. ऐसे कर लें इसको, other fundamental right of this part means part third. अब इसका क्या मतलब है ये आप समझ लें जरा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको. दरअसल धर्म ये कहता है, जो आपका रिलीजन है वो रिलीजन में ये बताया गया है कि ये जो वुमेन है वो इस टेंपल में इंटर नहीं करेगी. नहीं, रिलीजन ये कह रहा है कि ये जो महिलाएं हैं वो इस टेंपल में इंटर नहीं करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वुमेन. महिलाओं के लिए ये रोक लगाई गई है. यानी टेंपल में जेंडर के आधार पर अंतर किया गया है, रोक लगाया गया है. और बेसिस क्या है, रिलीजन. धर्म के आधार पर वो महिलाएं इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, या सारे लोग प्रवेश करेंगे, या कोई अदर कास्ट का व्यक्ति जो है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकता है. अब ये समझिए जरा. तो जब मैं आपको 15 का 2 पढ़ा रहा था, आर्टिकल 15 का क्लॉज 2, मैंने आपसे बताया था कि कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर और जेंडर के आधार पर किसी भी लोक स्थान पर प्रवेश करने से उन्हें मना नहीं किया जा सकता है. यानी किन्हीं आधारों पर उन्हें रोका नहीं जा सकता है, यहां पे इनके आधार पर, और उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई लाइबिलिटीज और कोई डिसेबिलिटीज नहीं इंपोज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स. तो इन आधारों पर आप जो है
धर्म को बेसिस बना करके आपने मना किया है, इसका मतलब यह है कि यहां पे जेंडर के आधार पर जो है और कास्ट के आधार पर जो है इंटर करने से मना किया जा रहा है कि आपका धर्म जो है वो अलाउ नहीं करता है यहां पे आए। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो 25 से लेकर के 28 तक में जो बातें आपने पढ़ा हुआ है, यदि इसकी कोई भी बातें यदि अदर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएंगी तो ये प्रिवेल करेगा, ये प्रिवेल नहीं करेगा। यानी 25 से 28 तक इस बात की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं होगी आप। ये 25 से 28 तक में जो बातें हैं सब्जेक्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पार्ट थर्ड पे दिया गया है। इसका मतलब यदि आप धर्म के आधार पर किसी मंदिर में एससी और एसटी को इंटर करने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे आप आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहे हैं। और यदि आर्टिकल 17 का वायलेशन है तो ये बात 25 से 28 में आपको स्वतंत्रता के तौर पर नहीं मिलेगी। ये प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हिट कर रहा है आर्टिकल 17 को, जहां पे अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को एबॉलिश किया गया है। तो धर्म के आधार पर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को नहीं किया जा सकता है। द मीनिंग ऑफ दिस यहां पे ये बता दिया गया है। तो धर्म अन्य मौलिक अधिकारों के आधार पर भी क्या किया जा सकता है, हिट हो सकता है। और इस फ्रीडम ऑफ द रिलीजन के राइट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप। ये इतना एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, ये अदर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है बिकॉज योर रिलीजन इज नॉट अलाउड और परमिटेड। यद्यपि अभी हाल ही में कल ही जो है यानी परसों देख लीजिएगा, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच में जस्टिस श्री मैथी, ऑनरेबल जस्टिस श्री मैथी ने ऑर्डर इशू किया। और ऑर्डर इशू किया इस बात का कि यदि कोई भी नॉन हिंदूज है जिसकी उस टेंपल में जो डाइटीज हैं, जो भी आपके गॉड्स हैं, उनके प्रति यदि फेथ और बिलीफ नहीं है तो उन्हें इंटर करने से रोका जा सकता है। यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट मद्रास के ये बता दिया गया है कि जो नॉन हिंदूज हैं और जिनकी कोई आस्था और विश्वास उस मंदिर के देवी और देवताओं के लिए नहीं है, उन्हें उनमें प्रवेश करने से बाधित किया जा सकता है। और ऐसा जो ऑर्डर ऐसा जो ऑर्डर दिया गया वो इसलिए क्योंकि ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आए थे जिन्हें रिपोर्ट किया गया था कि टेंपल के प्रीमाइसेस में कुछ नॉन वेजिटेरियंस लोग जो हैं वो भी जाकर के वहां पे इस तरीके का खाना खाते हैं, इस तरीके की चीजों को लेके जाते हैं, और जिससे जिनके आस्था और विश्वास का वो स्थल है, प्लेस ऑफ वर्शिप है, उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और यहां पे ये बात क्लियर किया गया ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा कि टेंपल इज नॉट अ पिकनिक स्पॉट, इज नॉट अ टूरिस्ट स्पॉट। और उन्होंने ऑर्डर किया कि अंडरटेकिंग अथॉरिटी जो उस टेंपल को देख रहे हैं इस बात की नोटिस चस्पा करें जो फ्लैग पोल्स हैं वहां पे, और इस बात को इंश्योर करें कि यदि उनकी आस्था है तो ही वो इंटर करें, अदरवाइज दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द अथॉरिटी। तो मैंने आपसे कहा, क्योंकि यहां पे मैं आपको एक बार बताया था कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट में यदि क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जाता है जो पब्लिक एट लार्ज या पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में होता है। यहां पे अब आप कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप एंजॉय कर रहे हो, इससे एक बड़े क्लास के फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स जो है वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो इंसल्ट हो रहे हैं।
या वो हर्ट हो रहे हैं, तो ये वाला प्रिवेल कराया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो नॉन हिंदूज हैं, जिनकी उन डाइटी में कोई फेथ और बिलीफ नहीं है, उन्हें जाने से मना किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके जाने से और उनके उन क्रियाकलापों करने से एक बड़े वर्ग के जिनके रिलीजियस फीलिंग्स है वो हर्ट हो रही हैं, एंड दैट्स व्हाई एक छोटा सा वर्ग उन्हें रोका जा सकता है। और ये अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन है, फिर आगे देखेंगे। चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 25 जो है वो 25 ये इंडिविजुअल्स के राइट्स को क्या करता है, रिलीजन के राइट को प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 26 जो है, अगेन आगे चल रहे हैं, आर्टिकल 26 जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को, रिलीजियस डिनोमिनेशन धार्मिक संप्रदाय को प्रोटेक्ट करता है। ये इंडिविजुअल को और अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है। रिलीजियस डिनोमिनेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है आर्टिकल 26। ये रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी धार्मिक संप्रदाय क्या होते हैं, इन्हें देखिए जरा। 26 जिन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, और यहां पे 26 में भी ये बात बता दी गई है, 26 में भी ये बात जो है, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, ये बात भी जो है सब्जेक्ट टू है इसका। तो आप रिलीजियस डिनोमिनेशन देखते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है जिनका एक कॉमन फेथ है, कॉमन फेथ एक सामान्य विश्वास है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन फेथ और इनकी बिलीफ है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड नो बाय और नोन बाय कॉमन नेम, और ये जो है एक नाम से जाने जाते हैं, नोन बाय कॉमन नेम, जिनका एक नाम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के तौर पर है, और जिनका एक कॉमन फेथ और बिलीफ है। ऐसे लोगों के द्वारा मिलकर के यदि कोई क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स बनाया जाता है, तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बनाया जाता है, दैट इज नोन एज द रिलीजियस डिनोमिनेशन, धार्मिक संप्रदाय। 26 ऐसे संप्रदाय को भी प्रोटेक्शन देता है। यहां पे इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिस्ट, ये क्रिश्चियनिटी, जोरोस्ट्रियन, ये सारे के सारे जो हैं, जोरोस्ट्रियन, ये क्रिश्चियनिटी, ये हिंदू, ये इस्लाम, ये जैन, ये बुद्धिस्ट, ये सारे के सारे मिलकर के एक संप्रदाय बनाते हैं, अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जरा देखिए यहां पे, ये इस्लाम है, इनकी एक आस्था है, यहां जितने लोग हैं उनकी सबकी इस सुपर नेचुरल पावर, इस ऑलमाइटी के प्रति इनकी एक आस्था है। क्रिश्चियनिटी के जो लोग हैं वो भी मिलकर के एक संप्रदाय बनाते हैं, इनका भी एक कॉमन फेथ है, एक बिलीफ है, एक कॉमन नेम है, एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से जो जैनिज्म है ये भी मिलकर के एक क्लास बनाते हैं और इनका एक कॉमन फेथ है, कॉमन बिलीफ है। और इसी तरीके से बुद्धिस्ट है और इसी तरीके से जोरोस्ट्रियन है। ये सारे के सारे जो है वो मिलकर के एक संप्रदाय बनाते हैं। तो 26 जो है इस संप्रदाय को जो है वो प्रोटेक्ट करता है 26, और कहता है कि ऐसे रिलीजियस डिनोमिनेशन या उसके किसी भाग को, एंड दिस रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑल्सो इंक्लूड द सेक्ट्स और सबसेक्ट्स, ये इनको भी इंक्लूड करता है। यानी ये रिलीजियस जो डिनोमिनेशन है, रिलीजियस डिनोमिनेशन इज ऑल्सो इंक्लूड्स द सेक्ट्स
आर सबसेक्ट्स, इसको भी प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 26। ये मैंने आपसे बताया दिस इज इस्लाम, ये एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ये एक धार्मिक संप्रदाय है इस्लाम। इनका जो सेक्ट है वो सबको पता है, शिया और सुन्नी। ये कौन हो गए आपके, ये सेक्ट्स हैं, यानी उस रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी इस्लाम का जो सेक्ट्स है वो शिया और सुन्नी में बटा हुआ है। एंड शिया एंड सुन्नी आर सेक्ट्स। और फिर ये जो सुन्नी है ये सब सेक्ट्स में बटे हुए हैं। ये हनफी है, ये मलिकी है, ये हनबली है, हनबली, दीज आर द सेक्ट्स। और ये शिया जो है इसी तरीके से इस्माइलिया है, अथना असरिया है, ये सब सेक्ट्स। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आर्टिकल 26 जो है इनको भी प्रोटेक्शन देता है, सेक्ट्स यानी शिया और सुन्नी को भी ये प्रोटेक्शन दे रहा है, ये भी रिलीजियस डिनोमिनेशन बना रहे, और ये हनफी, मलकीज और हनबली इनके भी जो है प्रोटेक्शंस दे रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। इसी तरीके से देखिए ये जो जैन है ये आपका क्या हो गया, जैनिज्म जो है आपका एक रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये श्वेतांबर और ये दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर जो है ये उनके सेक्ट्स हैं। इसी तरीके से बुद्ध को देखेंगे आप, यहाँ पे हीनयान है और यहाँ पे आपके महायान है, ये उनके सेक्ट्स हो गए, ये भी आपको प्रोटेक्टेड है आपके यहाँ। इसी तरीके से आप हिंदू को देखिए तो हिंदू में आपके शैव हैं, वैष्णव हैं, ये सारे के सारे, अब ये सारे के सारे मिलकर के जो है क्या बना रहे हैं आपके, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस बनाते हैं, ये उनके सेक्ट्स हैं। इसी तरीके से विशिष्टाद्वैत है, अद्वैतवाद है, द्वैताद्वैत है, ये सारे मिलकर के एक डिनोमिनेशन बनाते हैं। और डिनोमिनेशन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल, रिलीजियस डिनोमिनेशन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 26 is protected and sects and subsects also protected। ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए भैया, तो यहां पे आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो बात की गई है, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ, यहां पे बात बताई गई है। इसके अधीन रहते हुए इनको ये फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। पहली चीज क्या है, कहता है कि ऐसे रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा स्टैब्लिश कर सकते हैं एंड मेंटेन, स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ऐसे जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं, स्टैब्लिश एंड मेंटेन एनी इंस्टीट्यूशंस फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, मेंटेन द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। इसका मतलब कैसे धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए ऐसे संस्थान जो किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा एस्टैब्लिश और मेंटेन किया गया है, ये उनका मौलिक अधिकार होगा। एंड अगेन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन अ मैटर ऑफ रिलीजन। और ऐसे रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा यदि कोई इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया है फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस, रिलीजन और चैरिटेबल पर्पजेस के लिए एस्टैब्लिश किया गया है, तो उसे एडमिनिस्टर करने का उसके पास राइट होगा इन अ मैटर और रिलेटिंग टू द मैटर इन रिलीजन। यानी रिलीजियस अफेयर के मामले में उस बात को एडमिनिस्टर कर सकेगा वह संप्रदाय। एंड अगेन टू ओन एंड एक्वायर द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ओन किया जा सकता है एंड एक्वायर किया जा सकता है। किस बात को ओन एंड एक्वायर किया जा सकता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन चौथी बात जो है डी में कह रहा है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और वो ऐसी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी 26 जो है उसमें सब्जेक्ट टू मैं आपसे बताया पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है, मोरलिटी है, इसके अधीन रहते हुए किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को, किसी इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने, दो बात लिखी गई, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन,
ये दोनों साथ साथ पढ़ा जाएगा, अलग अलग नहीं। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन, और रिलीजियस डिनोमिनेशन मैंने बता दिया, रिलीजियस डिनोमिनेशन कौन है? जिसका कॉमन नेम है, जिसका कॉमन फेथ है, जिसका कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिल करके। और इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया, इस्लाम एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है, बुद्धिस्ट जो है, जैनिज्म जो है, पारसी जो है, यहूदी जो है, ये हिंदू, ये सारे के सारे रिलीजियस। और इसके अंतर्गत ये सेक्ट्स एंड सब सेक्ट्स भी आते हैं, सेक्ट्स एंड सब सेक्ट्स भी इंक्लूड्स है। तो इनके द्वारा ऐसा कोई इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश और मेंटेन किया जा सकता है। और ऐसा इंस्टीट्यूट जो है वो किसके लिए है? फॉर द पर्पज और फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल। तो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश और मेंटेन किया जा सकता है। और ऐसे रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। एडमिनिस्टर किया जा सकेगा, किस बात को एडमिनिस्टर किया जा सकेगा? मैटर्स, किस मैटर को? जो रिलीजियस है, यानी रिलीजियस मैटर्स को और रिलीजियस अफेयर्स को एडमिनिस्टर किया जा सकेगा। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, मैटर ऑफ रिलीजन, ये मैनेज कर सकते हैं, इस बात को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उस बात को, मैटर ऑफ रिलीजन को। और इस रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा सी में बताया गया कि वो प्रॉपर्टी को ओन्ड कर सकते हैं एंड मैनेज करेंगे। ओन्ड कर सकता है और मैनेज कर सकता है, और ओन्ड और एक्वायर कर सकता है, और एक्वायर, और किस बात को? मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को, चल और अचल संपत्ति को, और फिर उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। किसको? उस प्रॉपर्टी को। कैसे? एज पर द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये इतनी बात क्लियर हो गई है। इसका मतलब किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा चैरिटी के पर्पज के लिए या धार्मिक पर्पजेस के लिए ऐसा इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया जा सकता है और उसे मैनेज किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे समुदाय के द्वारा उसे अपने मामले को, जो धार्मिक और धर्म से संबंधित मामले हैं, उसे मैनेज करने का, स्वयं मैनेज करने का उसके पास फंडामेंटल राइट होगा। और ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए, ऐसे समुदाय के द्वारा चल और अचल संपत्ति को एक्वायर किया जा सकता है और ओन्ड किया जा सकता है, स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसी प्रॉपर्टियों का प्रशासन विधि के अनुसार किया जा सकता है। लेकिन अधीन किसके रहता है? आपको यहां पे इसके अधीन रहना है। अब यहां पे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज अ मैटर ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन के मैटर में ही इस बात को मैनेज कर सकते हैं। तो रिलीजन के मैटर्स मैटर इन रिलीजन, ये जो मैटर इन रिलीजन है आपका, मैटर्स इन रिलीजन को ये मैनेज करने का राइट रखता है। मैटर्स इन रिलीजन, मैटर्स कर दे तो मैटर्स इन रिलीजन के बारे में सिंपल सी बात है, it is not limited to a matter of the doctrine of belief and faith, but also the rituals, observance, ceremonies and mode of worship. इसका मतलब यहां पे ये जो सेरेमनीज हैं, इससे संबंधित जो आपके मोड ऑफ वर्शिप है, या जो आपके प्रैक्टिसेस हैं, या जो आपके रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हो गए, रिचुअल्स हो गए, प्रैक्टिसेस हो गए, मोड ऑफ वर्शिप्स हो गए, इट इज अ रिलीजियस मैटर। और इस बात को वो मैनेज कर सकता है। और यहीं पे एक डॉक्ट्रिन आई, एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन, एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। ये क्या है? इसका मतलब जो धार्मिक मामले होंगे, धार्मिक मामले में कौन से मामले? जो आपके धर्म के इंटीग्रल पार्ट है,
और ये इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, इट विल बी टेस्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस। यानी वो जो प्रैक्टिस है वो आपके धर्म का आवश्यक अंग है तो उसे रिलीजियस मैटर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। नहीं, वो मामले तभी आप मैनेज कर पाओगे जब आपके धर्म का, आपके रिलीजन का पार्ट एंड पार्सल रहा हो, इसेंशियल पार्ट रहा हो। अदरवाइज यू कैन नॉट मैनेज, अदरवाइज यू कैन नॉट मैनेज, नो नॉट एट ऑल, नहीं कर पाएंगे आप। इसका मतलब कि वो रिलीजियस मैटर नहीं, इसका मतलब वो सेकुलर अफेयर्स है या पॉलिटिकल अफेयर्स है या आपका इकोनॉमिक है या फाइनेंशियल है, इट विल बी रेगुलेटेड एंड restricted by the state and tackled by the state। यानी रिलीजियस अफेयर और सेकुलर अफेयर्स में फर्क है। रिलीजियस अफेयर्स में जो आपके धर्म का आवश्यक अंग है, दैट इज द रिलीजियस मैटर, पार्ट एंड पार्सल। और ये जो डॉक्ट्रिन्स आई, इसको जरा समझ लीजिए। जैसे नमाज पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं, नमाज पढ़ना जो है वो मंदिर का हिस्सा, वह मॉस्क का, मस्जिद में ही नमाज को पढ़ा जाए, ये उसका इसेंशियल भाग नहीं है। ये जो प्रैक्टिस है आपकी वो इसेंशियल पार्ट नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट। नमाज को मस्जिद में ही पढ़ना ये उसका आवश्यक अंग नहीं है, इट इज नॉट अ मैटर्स ऑफ द रिलीजन। और यदि वो उसका आवश्यक अंग नहीं है तो फिर उसे आप सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते हो, उसकी आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हो, एज अ फंडामेंटल राइट आप उसे क्लेम भी नहीं कर सकते हो। जैसे अभी हाल ही में बुर्का पहनने को लेकर के मामला चला था, तो ये कोर्ट के द्वारा क्लियर किया गया कि बुर्का जो है वो उस धर्म का आवश्यक अंग नहीं है, धार्मिक भाग नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करने का, फंडामेंटल राइट क्लेम करने का, ये आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिला हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए देखा जाएगा कि वो जो प्रैक्टिस है, जो रिचुअल्स हैं, जो आपके कर्मकांड जो कर रहे हैं आप, जो सेरेमनीज को परफॉर्म कर रहे हैं आप, जो मोड ऑफ वर्शिप परफॉर्म कर रहे हैं, whether it is a part of your religion or not, if it is a part of it is the essential part of your religion, only then you will get the benefit of this fundamental right, otherwise no। तो मैंने आपसे कहा कि 26 जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी राइट देता है, और इसी पर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है आपका, यहाँ पे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के, और ये कहा गया कि ये रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी मुस्लिम और मुसलमानों के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है और उन्हें ही उसे एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट होना चाहिए। तो अजीज वासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसे निगेट कर दिया गया था। जनरली ये जो प्रोविजन है वो माइनॉरिटीज के राइट पर है। मैं इसलिए कह रहा हूं यहां की 26(2) के अंतर्गत भी इसका एक रेफरेंस लिया गया कि ये स्टैब्लिश किया गया है, और इसको हम लोग आगे के आर्टिकल में पढ़ेंगे तो ये इस बात को डिनाई कर दिया गया है कि यहां पे इसे रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, जो ब्रिटिश शासनकाल में, ब्रिटिश इंपेरियलिज्म के समय में आया था। तो ये रिलीजियस डिनोमिनेशन के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया। मैं एक सामान्य क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। अभी इसका जो जजमेंट है वो 7 जजेस बेंच के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई हो चुकी है। इसकी हियरिंग जो है वो रोक लिया गया है, रिजर्व किया गया है। एंड अगेन
27 जो है वो 27 इस बात को क्लियर करता है कि ऐसे किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। और 28 जो है उसमें भी दो तीन बातें हैं जो महत्वपूर्ण है 28 में। सामान्य तौर पे ये समझ लीजिए कि यदि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो कि मेनली स्टेट फंड से मेंटेन्ड है, स्टेट फंड से, तो ऐसी स्थिति में उसमें कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया जा सकेगा, नॉट एट ऑल, किसी कीमत पे वहां पे नहीं दिया जाएगा। अगेन, यदि ऐसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि एडेड है और स्टेट करता है